हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक सही लाइफ पार्टनर, एक सच्चा लाइफ पार्टनर जो हमको ट्रूली लव करता है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। एंड माय एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताऊंगी कि सुमित कैसे एक करेक्ट लाइफ पार्टनर की छवि से एकदम विपरीत पर्सनालिटी का इंसान निकला। एंड मेरे लिए सबसे रॉन्ग एक रेड फ्लैग जो होता है वो कैसे एक रेड फ्लैग सुमित मेरे लिए निकला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सच्चा लाइफ पार्टनर हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है। हम बेझिझक उससे कुछ भी अपने दिल की बात कभी भी कर सकते हैं। एक सच्चा लाइफ पार्टनर हमेशा हमारे सीक्रेट्स सुनेगा और उसको अपने तक ही रखेगा, किसी तीसरे से जाके कभी नहीं बोलेगा। एक सच्चा लाइफ पार्टनर हमेशा एक मजबूत ढाल की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा हर परिस्थिति में, कभी भी आपको डाउट नहीं करेगा, ब्लेम नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेगा। वो आपका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेगा हर सिचुएशन में। एक अच्छा लाइफ पार्टनर हमेशा आपको वैल्यू करेगा और किसी भी लड़ाई से आपको ऊपर समझेगा, लड़ाई करना त्याग देगा, बट आपका साथ हमेशा चाहेगा वो इंसान और आपको वैल्यू करेगा, इम्पोर्टेंस देगा। वो इंसान हमेशा आपकी अच्छाइयों को ही देखेगा, बुराइयां उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी। एक सही लाइफ पार्टनर हमेशा अपने पार्टनर को एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देगा, उसको पैम्पर करेगा। और सही पति पत्नी अपने बीच में किसी थर्ड पर्सन को कभी भी आने नहीं देंगे, चाहे वो तीसरा पर्सन कितना भी क्लोज हो, पर उस इंसान से वो ये बोल देंगे कि आप हमारे बीच में मत बोलिए, हमारे बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। एक सही लाइफ पार्टनर हमेशा आपको सबसे आगे रखेगा, प्रायोरिटाइज करेगा। एक सही लाइफ पार्टनर हमेशा आपकी बुराइयों को समझेगा और उनके साथ रहना सीखेगा। एक सही लाइफ पार्टनर हमेशा अपने पार्टनर के गोल्स और इच्छाओं का मान रखेगा और कोशिश करेगा कि हमेशा उनको पूरी की जा सके। साथ से सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी लाइफ की खुशियों को आपके साथ एंजॉय करेगा। वो एक सही पार्टनर कभी भी आपको पिंजड़े में कैद करने की कोशिश नहीं करेगा और सामने चाहे कोई वीआईपी ही क्यों न खड़ा हो, पर उसके लिए प्रायोरिटी अपना पार्टनर ही होगा। एक सही लाइफ पार्टनर हमेशा आपको अपने बराबर का समझेगा, कभी भी खुद को सुपीरियर और आपको सबॉर्डिनेट ट्रीटमेंट नहीं देगा। वो इंसान कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा और उसका शादी करने का मेन मोटिव यही होगा कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जा सके। वो उसकी आदत बन जाएगा, ना कि उसने सिर्फ चंद घंटों के लिए शादी की हो, तो वो बिल्कुल गलत इंसान है। अनफॉर्चुनेटली मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं सुमित, वो इन कैरेक्टरिस्टिक से एकदम ही विपरीत पर्सनालिटी हैं। एंड अगर उनको कुछ चंद शब्दों में मैं डिफ़ाइन करूँ तो सबसे पहले इमेच्योरिटी उनके लिए आता है, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट पर्सन, नॉन एडजस्टिंग नेचर, ये सब उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब मैं अपने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताती हूँ जो इन 6 महीनों में मैंने झेले हैं एंड मैं कैसे प्यार के लिए तरसी हूँ उन 6 महीनों में अपने पति के, ये मैं ही जानती हूँ। सुमित ने सबसे बड़ा अपनी लाइफ का ब्लंडर अगर कुछ किया है, ब्लंडर कह लो या फिर ये कह लो केयरलेसनेस कह लो, या फिर मतलब उसे परवाह ही नहीं थी, उसने कभी सोचा ही नहीं वाइफ के लिए। इस चीज़ को ये कह लो कि शादी करने से पहले मेरे लिए एक कमरा तक तैयार करके नहीं रखा कि मेरी बीवी आएगी तो वो कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे रुकेगी। कोई तैयारी कुछ नहीं कर, मतलब ऊपर का पोर्शन उनका किराएदार का था, पहले शादी कर ली और किराएदार से पहले खाली भी नहीं करवाया। शादी के 1.5 महीने तक मुझे अपना खुद का कमरा मिला है। 1.5 महीने तक मैंने मेरी एक्स सास के साथ मुझे किसी तरह एडजस्ट करना पड़ा था। मेरा जितना भी लगेज था वो उनके बॉक्स रूम में रखना पड़ता था और बहुत मुश्किल होती थी मेरे को अपने कपड़े उपड़े निकालने में और रखने में और अपना सारा सामान को देखने में। वो दिन इतने मुश्किल थे, ये मैं ही जानती हूँ कैसे मैंने एडजस्ट किया है। सेकेंडली, जब ऑब्वियसली एक सास के साथ रह रहे हैं, हम तीनों ही लोग रह रहे हैं, तो पूरा 24 घंटे मतलब वही सास के साथ रहना पड़ता था। कोई प्राइवेसी नाम की
चीज़ नहीं थी, नई नई शादी थी, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नई नई शादी हुई है। अब वो कमरा ही मेरी एहसास में इतना ऑकवर्ड लगता था, इतना बुरा लगता था कि बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता था मुझे मेरे हस्बैंड के साथ। उदयपुर के ट्रिप के बाद मेरे को सीधे मायके आना था, क्योंकि होलिकाष्टक एक चीज़ होती है। मैंने शादी से पहले ये टर्म कभी सुना ही नहीं था कि होलिकाष्टक होता क्या है। ये मेरे ससुराल वालों ने मुझे बताया कि होलिकाष्टक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ससुराल आ ही नहीं सकती है नई बहू। तो होली करने के बाद ही मैं मतलब सेकंड प्रॉपर विदा होके गई थी। ऑब्वियसली हवा पानी सब बदलता है, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लूज़ मोशन हो गए थे। वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो एक्चुअली उनके बेड के गद्दे जो थे वो मुझे सूट नहीं कर रहे थे, इस वजह से मुझे लूज़ मोशन हो जाते थे। वहाँ पे अगर मैं पूरी रात लेटूँ तो, और अगर कुछ घंटे लेटूँ तो मेरी कमर दर्द करने लगती थी। ऑब्ज़र्व की चीज़ें तब मुझे बहुत टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद ये बात पता चली थी। लेकिन जब मैं उदयपुर में भी थी तो भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और तो उदयपुर के बाद जब मैं आई थी अपने मायके, तो मेरे को इतना लो बीपी मेरा हो गया था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे एक दिन ड्रिप भी चढ़ी थी। और मैंने ड्रिप चढ़ी की फ़ोटो सुमित को भेजी हुई थी। सुमित अपने घर पे थे और मैं अपने मायके में थी उन दिनों में, होलिकाष्टक के दिनों में। 17-18 की होली थी। 11 से लेके 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन में सुमित एक दिन भी मुझे देखने के लिए नहीं आया कि मेरी वाइफ कैसी है। और जब मैंने फ़ोटोग्राफ भेजी थी कि मेरे को ड्रिप चढ़ रही है, तब पहला कंसर्न तो आपका यही बनता है कि आप अपनी वाइफ को देख के आओ। टेंशन में आ जाएगा इंसान कि ऐसा क्या हो गया, ड्रिप चढ़ रही है। लेकिन सुमित मेरे को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं आया। ये हाल है पहले महीने का। आप सोचिए, जब मैं अपने एक्स सास के बॉक्स रूम में अपने कपड़े उपड़े रखती थी, अपना सारा सामान रखती थी, तो मेरे को एडजस्टमेंट करने में तो खैर बहुत दिक्कत होती थी। तो एक दिन जब मैं कपड़े तय कर रही थी अपने, तो क्या हुआ कि मेरे संदूक से मुझे उंगली पे चोट लग गई और मेरे खून निकलने लगा उंगली पे बहुत ज़ोर से। वो संदूक का कवर मेरे ऊपर, मेरे हाथ पे गिर गया। तो सुमित को कोई कुछ नहीं क्वेरी, कुछ नहीं हुई, अरे ये कैसे चोट लग गई, क्या लग गई। और उस कंडीशन में मैं बिल्कुल भी मतलब कुछ, इतना दर्द हो रहा था, इतना खून निकल रहा था, इतना तरमराहट सी मेरे को हो रही थी कि मैं बिल्कुल तय नहीं कर सकती थी कपड़े उस हालत में। तो सुमित को वो मेरी चोट बिल्कुल दिखी नहीं। और जब मेरे पेरेंट्स पहली बार ससुराल में मेरे से मिलने के लिए आए, तो सुमित उनसे ये कहने लगे कि ये कपड़े तय नहीं करके रखती हैं, कपड़े फैले रहते हैं, और वो मैंने इतना महंगा इनको लाचा दिया हुआ है, शरारा दिया हुआ है, वो ऐसे ही इन्होंने फैला के रखा हुआ था। पहली बात तो हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव कि तुमको मेरी चोट नहीं दिख रही है, खून नहीं दिख रहा, तरमाहट नहीं दिख रही है। उस हालत में मैं कैसे तय कर सकती थी, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। तुम्हारे सामने चोट लगी थी और तुम शिकायत कर रहे हो मेरे माँ बाप से। इतना ही तय करने का तुम्हें लग रहा था कि चीज़ें फैली हुई, तो खुद कर लेते ना तय। ऐसा होता है जीवन साथी। वाइफ के कपड़े तय कर दोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे तुम। और मतलब शिकायत मेरे पेरेंट्स से कर रहे हो और पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हो, बहुत गलत बात है। हाउ पैथेटिक एटीट्यूड दिस इज़ कि पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हो। अरे भाई, शिकायत कर देने से जो तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरी गलती है कि मैंने कपड़े फैलाए रखे, तुमने सिचुएशन को नहीं देखा कि मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं कपड़े तय कर पाऊँ। और तुम्हारी मिस्टेक कवर अप नहीं होती इससे कि तुमने मेरे को अच्छे से नई नवेली बहू को, एक बीवी को तुमने कमरा नहीं दिया, उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी, उसको कपड़े रखने के लिए, तय करने के लिए कोई अपना खुद का कमरा या बॉक्स रूम नहीं दिया, तुमने तैयार करके नहीं दिया। ये तुम्हारी गलती है। ये सब प्रबंध शादी से पहले किए जाते हैं और पति को तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ कैसे एडजस्ट करेगी। एंड लिटरली मैं बताऊं, इससे बुरा नई बहू का और नई बीवी का स्वागत तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरे लिए कोई कमरा और कोई घर बिल्कुल डेकोरेट किया ही नहीं था, लग ही नहीं रहा था कि शादी का घर है। एंड मुझे छोटे छोटे कप प्लेट्स में, पुराने बर्तनों में खिलाया जाता था शुरुआत के दिनों में। मेरे मम्मी पापा ने देखा तब मेरे को प्लेट्स वगैरह दी, तो इन्होंने प्लेट्स नई निकाली और देना, खाना शुरू किया। मतलब नई बहू को कुछ अच्छा प्रेजेंट करके देना ही नहीं। मेरे पापा मम्मी इतना कर रहे थे मेरी शादी के लिए, इतने अच्छे से खर्चा वगैरह कराए। तुम एक होटल में कमरा नहीं बुक कर सकते थे? तुम अच्छे से कमरे को या अपने ही घर के कमरे को डेकोरेट नहीं कर सकते थे?
मतलब इतना लीचड़पन, इतना कंजूसी क्या किस बात में, समझ में नहीं आता है। ये सब स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स, यही पूरी ज़िंदगी भर के लिए मेमोरेबल होते हैं। हमारी 4 मार्च की शादी हुई थी और 4 अप्रैल को 1 महीना कंप्लीट होने वाला था। 3 अप्रैल को ये डिसाइड हुआ था कि उस दिन 4 अप्रैल को पूरे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे पहला मंथ को, और खूब अच्छे से बरेली में आनंद विहार वगैरह पूरे दिन भर कहीं ना कहीं घूमेंगे, ये ऐसा डिसाइड हुआ था। सुमित 4 अप्रैल को पूरी तरीके से भूल गया कि उसका क्या प्लान है क्या नहीं है। वो सुबह चल दिया ऊपर के कमरे में और खुद से पुताई करने लगा। सच बताऊं तो मैंने तो होप्स ही खो दी थी कि इनको लगता है मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना है, ये कुछ सेलिब्रेट करने के मूड में है ही नहीं। तो लेकिन पता नहीं शाम को इनको क्या हुआ, अचानक से शायद याद आ गया 4 अप्रैल है, 1 महीना हो गया हमारी शादी को, तो एकदम से कहने लगे चलो मंदिर लेके चलता हूँ तुमको। अच्छा, जैसे ही मैं तैयार हो गई तो सुमित अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मैं और आस्था मंदिर जा रहे हैं, आप भी चलिए। अब आप सुमित की इमेच्योरिटी को देखिए कि 1 महीना शादी को हमारा हुआ है, तो इसमें मम्मी को लेके जाने की साथ में क्या तुक बनती है, मुझे नहीं समझ में आता। इट वॉज सपोज टू बी अ हस्बैंड एंड अ वाइफ डे, हमारा साथ में सेलिब्रेशन बनता है। एक्चुअल में सुमित को पूछना ही नहीं चाहिए था कि मम्मी आप भी चलिए, बल्कि बताना चाहिए था कि आज 1 महीना कंप्लीट हुआ है और मैं आस्था को लेके जा रहा हूँ मंदिर और ऐसे हम सेलिब्रेट करेंगे। यू नीड टू इन्फॉर्म इट रादर देन आस्किंग। वैसे भी थोड़ी देर के लिए तो पति पत्नी बाहर जा ही सकते हैं, ऑलरेडी सुमित की मम्मी हमारे साथ ही हर समय रहती हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो बाहर जा सकता है। सुमित को एक्चुअली प्राइवेसी टाइम या क्वालिटी टाइम का मतलब ही नहीं पता है, जो कि एक्चुअली बहुत मस्ट होता है क्वालिटी टाइम बिताना 2 लोगों का साथ में, अगर आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं तो। सुमित के इमेच्योरिटी के एक्ट से और कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना करने से सुमित की जो मम्मी है वो इतना ज़्यादा भड़क जाती है उस दिन कि बोलती हैं कि पोलू का बैल समझ रखा है, कंप्यूटर की जॉब भी करे, पुताई भी करे और फिर घुमाने भी ले जाए। 2 पल का चैन नहीं है सुमित को। मैंने उनकी इस बात को सुन लिया पर कुछ बात पे रिएक्ट नहीं किया, पर मन में यही चल रहा था कि इसमें मैं क्या करूं कि सुमित ने पूरा दिन पुताई पर वेस्ट कर दिया। 1 दिन के लिए पुताई वाला भी नहीं बुला सकते थे। अरे यार, इतने बुरे दिन आ गए थे क्या सुमित के कि खुद से पुताई करनी पड़ रही थी, एक पुताई वाला भी नहीं बुला सकते थे। इंसान का एक खुद का रुतबा, एक ऑरा, एक क्लास एक मेंटेन करना वो तो खुद ही के हाथ में होता है ना। मंदिर दर्शन के बाद सुमित मुझे डोमिनोज़ लेके गया था। मैं मन में इतना खुश थी, फाइनली मुझे मेरे पति के साथ थोड़ा मी टाइम, थोड़ा एलोन टाइम मिला है। और जैसे ही हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और ऑर्डर करके बैठे तो मैंने सुमित को ये बोला कि और कुछ बात कीजिए, पर मेरी खुशी, जो अंतर मन की जो खुशी थी, वो उसको दुख में बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो सुमित का आंसर इस पे यही होता है कि आप ना मम्मी की थोड़ा रिस्पेक्ट किया कीजिए, मम्मी को काम मत करने दिया करिए और आप ही सारा काम किया कीजिए। मैं ये बात सुन के एकदम टूट गई थी, अंदर से अंदर एकदम बिखर गई थी, इतना दुखी, इतना सैड हो गई थी, मेरा मूड ही एकदम ख़राब हो गया था। मेरे को मतलब जब मैंने ये बोला था कि आप कुछ मेरे से बात कीजिए, आई वॉज सपोज टू बी कि सुमित कुछ कहेगा कि आपके साथ बाहर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा था कि वो हम दोनों को लेके कुछ बात करेगा। बट उस समय भी उसको अगर किसी की पड़ी थी तो वो थी अपनी मम्मी की, कि उनको खाना भरपूर मिलता रहे, उनको कुछ काम ना करना मिले। क्या आप लोग, सब लोग व्यूअर्स से मैं बोलना चाहूँगी कि आप वो पेन फील कर सकते हो कि पति के 2 पल ना मिल पाए किसी लड़की को नई शादी में, 2 मीठे बोल ना सुनने को मिल पाए। क्या इसलिए एक लड़की शादी करती है? सुमित के मन में क्यों नहीं आया उस टाइम पे कि इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ आस्था पे फोकस करना चाहिए, आस्था को स्पेशल फील कराऊँ, उसको पैम्पर करूँ, उसको कॉम्प्लीमेंट करूँ कि आप अच्छी लग रही हो, इस टाइप का कुछ क्यों नहीं उसका मन हुआ। मुझे इतना उस दिन फील हुआ था, उसी पल से मेरा दिल इतना भरा भरा रह रहा था। मैंने खुद के आंसुओं को इतना कैसे कंट्रोल किया है घर आने तक, ये मैं ही जाती हूँ। उस रात में इतना रोई थी। मेरे से वहाँ पे डोमिनोज़ में उस समय कुछ बोला नहीं जा रहा था।
मैंने बस इतना ही बोला था कि क्या आपको मेरे एफ़र्ट्स दिख नहीं रहे हैं? मैं दिन भर में कितने सारे काम करती हूँ। बस मेरी टेंडेंसी वो ही है कि मैं गिनाती नहीं हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने अब वो कर लिया, वो कर लिया। हम गृहिणियाँ ऐसी ही होती हैं, बहुत सारे काम दिन भर में कर लेते हैं पर किसी को नहीं गिनाते हैं। अब सारे काम करने से सुमित का क्या तात्पर्य था मुझे नहीं समझ में आता। अगर उसका ये तात्पर्य था कि मैं अपनी एक्स सास के चारों साड़ियाँ जो वो हैं उनके गिनती की, उसे रोज़ाना हाथ से ऐसे धोऊं आज के ज़माने में भी, तो भाई वो मुझसे नहीं हो सकता। झाड़ू पोछा अगर वो मुझसे पूछता पहली मीटिंग में तो मैं क्लियर कट कर देती, कह देती कि भाई मुझसे झाड़ू पोछा नहीं होगा। अगर मेरी सास वीक में एक बार मेरे को कहती कि ये साड़ियाँ धो दो मेरी, तो डेफिनेटली मैं वॉशिंग मशीन में वो साड़ियाँ ज़रूर धो देती। खाने का काम पूरा मैं ही करती थी। मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता ही चुकी हूँ कि मैं क्या क्या काम करती थी। तो अगर उसके अलावा मेरी एक्स सास को मुझसे कुछ काम करवाना था तो डेफिनेटली वो मुझसे कह सकती थी कि आज से ये काम कर दो, मैं कर देती। और रही बात रिस्पेक्ट करने की, तो मेरी एक्स सास हमेशा बदतमीज़ी से बोलती थी, उनकी टोन हमेशा ख़राब रहती थी, मैं तो उनको पलट के जवाब भी नहीं देती थी। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, बट मैं अपने माँ बाप के संस्कारों को मान रही थी। मैंने कभी उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया है। ना जाने कितनी बातें हैं जो मैं कई इंसिडेंट्स बता चुकी हूँ जहाँ मैंने बातों को जाने दी। तो रिस्पेक्ट की बात तो सुमित अगर उस टाइम ना ही करते तो वो ही ज़्यादा बेहतर था। एंड रिस्पेक्ट हमेशा अर्न करनी पड़ती है अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। एंड इन 6 महीनों में मेरी एक्स सास से ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिनसे उनकी रिस्पेक्ट की जाए, फिर भी मैंने उनको रिश्ते के नाते, बड़े होने के नाते रिस्पेक्ट दी है जितना मैं दे सकती थी। एंड सेकेंडली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम अपनी बीवी से ये बात कह रहे हो कि मेरी माँ को रिस्पेक्ट दो, तो क्या तुमने कभी अपनी माँ से ये बात बोली है कि मेरी बीवी को स्नेह देना, उससे अच्छे से बात करना, उसको अपनापन दिखाना, उसको परायापन कभी फील मत होने देना, उसको प्यार देना भरपूर। जिस टाइप के मेरी एक्स सास के एक्शंस थे और बिहेवियर था, उससे लगता तो नहीं है कि सुमित ने ऐसा कभी कुछ बोला होगा अपनी माँ को। तो अगर अपनी माँ को ये बात नहीं बोली है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है अपनी वाइफ को ये बोलने का कि मेरी माँ को तुम रिस्पेक्ट दो। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से इक्वली निभते हैं, एक साइड से कभी नहीं निभता है। तो जिसको ख्याल होगा, परवाह होगा, वो ही ये बहू कर सकती है, और तो कोई कर नहीं सकता। तो सुमित ऐसे क्यों बोलते थे कि तुम मेरी मम्मी का कुछ ख्याल नहीं रखती, मुझे सच में समझ में नहीं आता क्या आप दिखाना चाहते थे। जब चप्पल लेके आई तो रिसीव तो कर ली मेरी एक्स सास ने, लेकिन दोनों माँ बेटे में से किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि अरे वाह आस्था तुम हमारे लिए ये ले आई, हमें बड़ा अच्छा लगा और तुमने हमारे बारे में सोचा। कुछ नहीं, एप्रिसिएशन के 2 बोल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोनों माँ बेटों से। अच्छा, अब जब ऊपर शिफ्ट होने की बारी आई ऊपर के पोर्शन में, तो सुमित ने जो पानी की टंकियां हैं वो ठीक नहीं कराई थी। ऊपर के पोर्शन में पानी नहीं आता था, लेटरिन बाथरूम में दरवाजे टूटे हुए थे, वो दरवाजे कभी ठीक नहीं करवाए। एंड सुमित को इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करना आता है, पर सुमित ने मेरे 2 कमरे थे ऊपर के, तो ड्रेसिंग टेबल वाले कमरे में फ़ैन की व्यवस्था नहीं करी। मैंने 6 महीने में 3 बार बोला कि ये फ़ैन लगा के दो, सुमित ने नहीं लगा के दिया। और मेरी ड्रेसिंग टेबल में एलईडी लाइट्स लगी हुई थी, तो उसको कनेक्ट करना था बस स्विच से, सुमित ने वो कनेक्शन करके मेरे को 6 महीने में नहीं दिया। मैंने सुमित को फ़ैन के लिए बोला भी ड्रेसिंग टेबल के कि मेरे को गर्मी में तैयार होने में बहुत दिक्कत होती है, आप मेरे को ये फ़ैन लगा के दे दीजिए, पर सुमित ने नहीं दिया। मेरे को फ्रेश होना है, नहाना है, तो मुझे नीचे जाना पड़ता था सुमित की मम्मी के पोर्शन। एक पति होने के नाते क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं अपने वाइफ को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दूँ, उसको सब कुछ ठीक ठाक करके दूँ ताकि वो आराम से रह सके। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसके मन में क्यों नहीं आया कि आस्था सुबह आराम से ऊपर ही फ्रेश होके और नहा धो के नीचे आए और फिर चाय बनाए। ऐसी भी क्या केयरलेसनेस है कि वाइफ के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हो। सुमित ने 6 महीने में एक बार भी मेरे साथ ऊपर के कमरे में बैठ के ये डिसाइड नहीं किया कि कैसे क्या सेटअप होना है, कहाँ पर्दे लगने हैं, क्या पानी की कमी है, क्या चीज़ें होनी है, कुछ डिस्कस नहीं किए।
मेरे पेरेंट्स जब पहली बार आए मेरे ऊपर के पोर्शन में, तब उन्होंने देख के बताया कि हाँ यहाँ पे पर्दा लगने की ज़रूरत है। तो उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने पर्दे दिए कि तुम अपने कमरे में ऐसा पर्दे लगाओ, तो उससे धूप वूप कम आएगी और ठंडा रहेगा थोड़ा कमरा। पर्दे लग जाने के बाद मेरी एक सास मुझसे बोलती हैं, पर्दे तो हमारे पास बहुत रखे हुए थे, ले लेती। मैंने इस पर भी उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में यही सोच रही थी कि जब ज़रूरत थी कि चीज़ें देखो कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तब तुमने क्यों नहीं बोला या बताया या सजेशन दिया कि हाँ ऐसे तुम हमसे पर्दे ले सकती हो और लगा सकती हो। काम हो जाने के बाद क्यों बोल रही हो। और सबसे पहले तो मेरी सास को ये बोलना चाहिए था सुमित को कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब क्या तुम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे पास बैठे रहते हो, मेरे कमरे में बैठे रहते हो। अपने कमरे में वर्क फ्रॉम होम किया करो और दोपहर में वहाँ पे सोया करो, अपने कमरे में सोया करो जब तुम्हारा कमरा है। ये बोलना चाहिए था। मुझे एक्चुअली ये चीज़ें बताई गई थी कि 1 महीने के बाद नोएडा वाले घर में शिफ्ट हो जाना है। तो मैं ये सारी चीज़ों के लिए कि ये मुझे करके दीजिए, मैं पीछे पड़ के बोल भी सकती थी कि ये आप कीजिए, सुमित को बोल सकती थी दरवाजे ठीक करने के लिए, फ़ैन वगैरह करने के लिए। लेकिन ये मैंने एक आध दुक्का बार बस बोला। लेकिन सुमित को खुद को होना चाहिए था। उसके मन में अगर ये था कि मुझे नोएडा का भी शिफ्ट होना ही नहीं है, तब तो ये सारी चीज़ें उसको सही करके देनी चाहिए थी मुझे। अच्छा, गर्मियों के समय में ऊपर के पोर्शन में सुमित के बहुत गर्मी होती थी और सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था। और मेरे पेरेंट्स में, मतलब मेरे मायके में 2 एसी थे एक्चुअली में। तो मेरे पापा ने एक कोशिश करी थी कि विंडो एसी जो एक है वो मेरे ससुराल में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे लग जाए। बट वहाँ का घर जो था ससुराल का, वो इतना मतलब पुराने स्टाइल का बना हुआ था कि उसमें विंडो एसी लगने का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। तो अब वो एसी तो नहीं लग पाया, ठीक है। लेकिन सुमित को तो पता था ना कि नोएडा हम शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, तो उसको ये होना चाहिए कि मेरी वाइफ और मैं कैसे ऊपर के कमरे में गर्मी में रोज़ाना रहेंगे। तो उसको सुमित का वो चीज़ ना सोचना, ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि अपनी वाइफ को सुख सुविधा का, बेसिक सुख सुविधा का लाभ ना देना। सुमित और उसकी मम्मी खाना बनाने से पहले रोज़ाना का एक बार भी मुझसे नहीं पूछते थे कि आस्था आज तुम्हारा क्या खाने का मन है। दोनों आपस में मेन्यू डिसाइड करके मुझे ऑर्डर दे देते थे कि ये खाना बना लो। एक दिन भी इन 6 महीनों में, मतलब मैंने ये कोशिश नहीं करी कि मैं खुद से, कई बार होता था कि जो ये लोग बताते थे वो मन नहीं होता था खाना खाने का, लेकिन मैं खा लिया करती थी चुपचाप। अच्छा, जब मैं हरिद्वार गई थी मम्मी पापा के साथ अपने, और 2 दिन के बाद घर आई थी ससुराल, तो उस दिन सुमित ने मेरे को बताया कि रात के टाइम पे सुमित ने, अमित भैया ने और नेहा दी और शकुन जीजा जी ने वीडियो कॉल पे बात करी। और सुमित के यहाँ पे मछली बनी थी और नेहा दी और जीजा जी के यहाँ पे चिकन बना था। तो आपस में, और ड्रिंक्स वगैरह सब ने एंजॉय वगैरह वीडियो कॉल पे ही एक साथ मिलके किया था। अब आप इतना मतलब वो हो कि अपनी वाइफ को एक उस टाइम पे कॉल नहीं कर सकते, वीडियो कॉल पे आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ, ये कहाँ की बात है मतलब। और बाद में मेरे को बता रहे हैं कि हम सब ने वीडियो कॉल करी थी। मतलब मुझे ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें अपने घर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, घर की बातों में और घर के सदस्यों में हम तुम्हें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये दिखाया सुमित ने उस दिन। अच्छा, सुमित ने मेरे को ये बताया था पहली मीटिंग में कि मैंने 400 मूवीज़ देखी हैं, और लॉकडाउन जब खुल गया था, और वो भी IMAX 3D में गुड़गांव में अपने दोस्त के साथ, ठीक है। इससे मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि बंदा बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता है। तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि चलो शादी के बाद मूवी भी हम लोग भी खूब प्लान करेंगे। अब 6 महीने में बंदे ने एक बार भी ट्राई ही नहीं किया कि मुझे मूवी दिखाए वो कभी। मैंने ही जर्सी मूवी, मैं एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स मेरे जो फेवरेट्स हैं उनकी मैं मूवीज़ देखती हूँ थिएटर में जाके, तो ये मेरा एक शौक़ है। तो फिर मैंने जर्सी मूवी देखने के लिए शाहिद कपूर की इंसिस्ट किया सुमित को, तो उस पर वो इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस था। वो भी सुमित ने मेरे को ये कह दिया, मैं बुक माई शो पे जैसे ही टिकट बुक करने के लिए, अरे वो बाद में हो जाएगा, टिकट बुक हो जाएगा।
और वो एकदम से हो जाएगा टिकट बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो इस पे ड्रामा क्रिएट किया, फिर बोलता है अरे मैं आपके साथ रात में समय बिताता तो हूँ, तो आपको और मूवी में मेरे साथ समय बिताने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात उसने मेरे से ये बोली, और फिर उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं ये सब आपको मूवीज़ दिखाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। तीसरी बात उसने ये बोली, वो बिल्कुल मतलब बहाने पे बहाने बनाता जा रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि मेरे साथ मूवी वो देखने चले। कहते ना जैसे फॉर्मेलिटी करना, वो उसने जर्सी मूवी के टाइम पे उसने ऐसा ड्रामा क्रिएट किया और किसी तरह बस चला। और वो भी जो जर्सी मूवी जो गए हैं हम लोग, वो भी सुमित ने उसका पेमेंट नहीं किया, टिकट का 600 रुपये टिकट का पेमेंट नहीं किया, वो भी मेरे पापा के डेबिट कार्ड से ही हुआ है। तो इतना मतलब चिंदी चोरी टाइप की सुमित के करने की आदत है कि बिल्कुल मेरे ऊपर तो खर्चा करना ही नहीं चाहता सुमित। ऐसे ही जब उसको मेरा रिचार्ज मोबाइल का कराना होता था तो हर महीने मेरे से पूछता था 209 का कराना है, 209 का रिचार्ज कराना है। मतलब एक बार चलो बता दिया, लेकिन अब क्या तुम हर महीने पूछोगे 209 का रिचार्ज कराना है? ऐसे पूछना कि मैं मना कर दूं कि नहीं 209 का नहीं कराइए, कुछ और सस्ता वाला करा दीजिए या मत कराइए, ये मैं मना कर दूं। इसलिए वो जानबूझ के, मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे ऊपर पैसा खर्च करने में क्या आफत आ रही थी, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन यार शादी करने के बाद इतना मतलब फीलिंगलेस होना, इमोशनलेस होना अब एक लड़की के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, ये बहुत गलत बात है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे। एंड हिट द बेल आइकन फॉर मी, आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बाय बाय, थैंक यू।